हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जारविस क्लासेज और RSM क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो हमारी क्लास 12 फिजिक्स है उसमें जो पहला पार्ट है उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। देखिए, ये पार्ट हम ना कहकर इसको हम एक टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि NCERT चलता है सिलेबस में। NCERT में यूनिट वाइज दिया गया है। तो जो सबसे पहली यूनिट है वो स्थिर वैद्युत की, उसमें आपको दो पार्ट पढ़ने मिलनी, एक वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसी में कूलम्ब्स का नियम है, कूलम्ब का नियम है। इसके आगे दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, निलेशन कह सकते हैं आप, स्टैंडर्ड्स बुक में है, उसका नाम है गॉस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग। तो चलिए, ये जो पार्ट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो सीरीज है यह चलती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। और चलिए देर न करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पहला पार्ट है हमारा उसका नाम यही है कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। यानी जाहिर सी बात है, इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में भाई? आवेश के बारे में। चलिए देखिए, तो हम सबसे पहले आपको वैद्युत आवेश बताते हैं, कहते किसी हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम वैद्युत आवेश की परिभाषा की बात करें, वैद्युत आवेश इंग्लिश में बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, विद्युत आवेश कहते किसे? उन्होंने किताबों में कई सारी परिभाषा लिखी हैं, लेकिन हमारी NCERT एक लाइन कहती है, उसमें रेशम और कांच का छड़ का एग्जाम्पल को, सब बात अलग है। हम परिभाषा की बात करें तो मैथमेटिक डेफिनेशन की, तो मैथमेटिक डेफिनेशन कहती है कि विद्युत आवेश एक गुण है। सबसे बड़ी बात क्या है भाई? एक गुण है। जैसे आपका कोई गुण होगा न पढ़ने का गुण, भाई मेरा गुण है बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े बाल हैं, ये भी हमारा क्या है? गुण है। उसी तरीके से जो विद्युत आवेश वो भी किसी न किसी पदार्थों का क्या गुण है, और वो कैसा गुण है? वो किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत चुंबकीय बल का अनुभव कराए या आरोपित करे, वह वैद्युत आवेश कहलाता है। एक परिभाषा ये कहती है, क्या बताया हमने, कि किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत चुंबकीय बल का वैद्युत चुंबकीय बल को अनुभव करें या आरोपित करें, आरोपित करे, वैद्युत आवेश कहलाता। वैद्युत आवेश कहलाता है। तो एक परिभाषा ये कहती है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत चुंबकीय बल को अनुभव या आरोपित करे, वैद्युत आवेश कहलाता है। बट देखिए, ये परिभाषा थोड़ा कम जैसा रही होगी, हम आपको एक और परिभाषा देते हैं, आपकी जो इच्छा वो याद कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा कहती है, सबसे बड़ी बात, कि जो आवेश है वो विद्यमान कैसे हुआ, वो उत्पन्न कैसे हुआ, सबसे बड़ी बात ये है। तो आवेश उत्पन्न होता है केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण भाई? इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आवेश का जन्मदाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ना होता तो आवेश ना होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। तो एक परिभाषा इसकी यहां भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण वैद्युत भाई क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। बस यही परिभाषा है, आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण जो वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जो गुण उत्पन्न होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, वही वैद्युत आवेश कहलाता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो वैद्युत आवेश है यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। कहने का मतलब
कि इसमें डायरेक्शन चाहे जो हो, हमें उससे इसके मैग्नीट्यूड पर चेंज नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा सदिश और राशि, अदिश और सदिश। सदिश राशि क्या होती हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड यानी बोले तो परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी अगर दिशा बदली जाए तो परिमाण भी बदल जाए। लेकिन क्या है कि अदिश राशियों में दिशा कुछ भी बदली है लेकिन परिमाण नहीं बदलेगा। याद रहेगा ना कि दिशा बदले या न बदले हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिमाण किसी जो भौतिक राशि उसका नहीं बदलेगा, वो अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। उसी की श्रेणी में जो वैद्युत आवेश है वो कैसी राशि है? अदिश राशि। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा से आप लोग क्या सुनाएंगे? कोई पूछे, कोई नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण किसी पदार्थ में विद्यमान आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो गुण होता है वही विद्युत आवेश कहलाता है। अब विद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। आपको थोड़ा और चीज बताएं कि इसे हम Q से, किससे भाई? Q से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे Q से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो विद्युत आवेश को किससे लिखा जाता है? Q से लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसके मात्रक की। किसकी बात आती है भाई? मात्रक की। तो आप लोग थोड़ा बहुत मात्रक के बारे में जानते होंगे, कक्षा 10 में हम लोग पढ़ के आए होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? देखिए आप लोग मात्रक क्या जानते हैं? आप लोग मात्रक जानते होंगे कूलाम। क्या होता है भाई? इसका जो एसआई मात्रक है, कौन सा मात्रक भाई? एसआई। एसआई बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम। कूलाम को लिखा जाता है कैपिटल सी से। किससे लिखा जाता है? कैपिटल सी से। ये तो बात होगी इसके मात्रक की। लेकिन अगर हम इसका सबसे छोटा और सबसे बड़े मात्रक की बात करें, हम क्या कह रहे हैं? सबसे छोटा मात्रक। क्या कह रहे हैं भाई? सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक। देखिए जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो कहलाता है फ्रैंकलिन। क्या कहलाता है भाई? फ्रैंकलिन। क्या होता है सबसे छोटा मात्रक? फ्रैंकलिन। जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। और आप लोगों ने केमिस्ट्री क्लास 11 में पढ़ा होगा कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। क्या होता है एक फैराडे बराबर? 96,500 कूलम। देखिए बात और ध्यान दीजिएगा, ये फैराडे है मित्रों, फैरड नहीं है। अगर आप इसको गलती से फैरड लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? फैरड, तब पूरा मात्रक का सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश का मतलब तो आवेश का मात्रक नहीं होगा। गलती से हमने फैरड लिख दिया, फैराडे बोलने की जगह फैरड बोल दिया, तब ये मात्रक हो जाता है धारिता का। किसका मात्रक हो जाता है भाई? धारिता का। और धारिता आप पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में ही कि धारिता क्या होता है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो है फैरड किसका मात्रक है? धारिता का है। और सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। और फैराडे को लिखते किससे हम? F से, और एक के बराबर होता है 96,500 कूलम। तो अभी तक मैंने वैद्युत आवेश के बारे में थोड़ी बेसिक चीज जानी कि वैद्युत आवेश क्या है। आप ये जानते रहिएगा कि वैद्युत आवेश होता क्या है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो गुण होता है यानी बल होता है, वही क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत आवेश को स्मॉल q से लिखा जाता है। वैद्युत आवेश का अगर एसआई मात्रक पूछे कोई तो क्या बताएंगे आप? कूलम। क्या बताएंगे भाई? कूलम। और सबसे छोटा मात्रक कोई पूछे तो क्या बताएंगे? फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रक कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? फैराडे। और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। ठीक। हाँ एक बात और आपको बता दें, सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक होता है। किसमें? सीजीएस। ये एसआई है, एसआई को आप लोग जानते हैं, एमकेएस का ही थोड़ा विस्तृत और आधुनिक रूप क्या कहलाता है? एसआई कहलाता है। ठीक। एमकेएस का विस्तृत और आधुनिक रूप क्या कहलाता है? आधुनिक रूप एसआई सिस्टम। उसी तरीके से सीजीएस पद्धति में जो विद्युत आवेश का मात्रक वो ईएसयू है। ईएसयू बोले तो इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। क्या भाई? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ठीक है ना? याद रहेगा भाई आप कितनी चीजें हम आपसे आशा करते हैं। आगे हम आते हैं वैद्युत आवेश के थोड़ा और बारे में। ठीक। तो वैद्युत आवेश क्या है आपको पता चला। देखिए वैद्युत आवेश का प्रकार है। क्या है भाई? वैद्युत आवेश का प्रकार। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा, तब इसको ड्रा किया जाए यानी मिटाया जाए। चलिए मिटाते हैं। देखिए इसके बाद क्या है? वैद्युत आवेश के मात्रक हैं तो हमने जान लिए, लेकिन अब वैद्युत आवेश के कुछ प्रकार हैं। क्या भाई? वैद्युत आवेश के प्रकार।
कि विद्युत आवेश को कितने भागों में बांटा जाता है, यानी कितने प्रकार में इसको बांटा गया है। तो आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत आवेश के प्रकार, तो विद्युत आवेश के प्रकार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ध्यान सुनिएगा, एक को कहा जाता है धनावेश, क्या कहा जाता है, एक को धन आवेश, और एक को कहा जाता है ऋण आवेश। क्या कहा जाता है को ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव। देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा भी लिखेंगे तो आप ये मत सोचिएगा ये क्या है, पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, ये प्लस बीई का मतलब पॉजिटिव है, और माइनस बीई है इसका मतलब क्या है भाई, नेगेटिव है। ठीक, याद रहेगा ना आपको। देखिए बात आ रही है कि यार आवेश है तो धनावेश कब बना, ऋणावेश कैसे बनेगा, बनेगा कैसे। देखिए आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे परमाणु की संरचना के बारे में, आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि परमाणु का नाभिक है, नाभिक में आप सभी को पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे हमने क्या कहा भाई, 1 2 3 और 1 4। वैसे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे प्रथम कोश में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। आप सभी को इतना पता होना चाहिए। देखिए अब यहीं पर एक परमाणु संरचना भी और बनाएंगे आगे, अभी आप इसको समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस चीज को जानने से पहले आप हमें ये बताइए कि मूलभूत कण क्या होता है। जैसे आप बायो में पढ़ते होंगे शरीर की संरचनात्मक रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। मूलभूत शब्द है कि नहीं, यानी उससे छोटा कुछ है ही नहीं भाई, समझे कि नहीं। यानी शरीर जो हमारा बना है, ये स्किन है, हाथ है, पैर है, ढांचा है, ऊतक है, जो भी बने हैं वो सब किससे बना है, कोशिका से बने। किससे बना है, और अभी तक वैज्ञानिकों ने कोशिका से छोटा कुछ नहीं खोज पाया है। यानी किसी मानव के निर्माण में जो मानव शरीर बना है, उस शरीर की सबसे सूक्ष्मतम रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका। उसी तरीके से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मूलभूत राशियां पढ़ी होंगी। क्या पढ़ेंगे, मूलभूत राशियां। कितनी पढ़ी है, 7 राशियां पढ़ी। कितनी राशियां, 7 राशियां। कौन कौन सी पढ़ी है, लंबाई पढ़ा होगा, द्रव्यमान पढ़ा होगा, विद्युत धारा पढ़ा होगा, ज्योत तीव्रता पढ़ा होगा, ताप पढ़ा होगा, समय पढ़ा होगा। ठीक, तो इस तरीके से 7 मूलभूत राशियां हैं, यानी इन्हीं से बाकी सभी राशियां मिलकर क्या हुई है, बनी है, डेरिवेट हुई है। इसी तरीके से आपने मूलभूत कण पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा भाई, मूलभूत कण यानी मौलिक कण। और आप लोग, हम जान रहे हैं, आप लोग एक ही आंसर देंगे, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप लोग यही तो जानते हैं, नॉर्मली क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आपको हम बता दें गलत। आपको लगेगा ये का है, नया ज्ञान दे रहा है इस समय, वहां भैया नया ज्ञान है, आप थोड़ा कम जानते हैं। थोड़ा डिटेल में हम चलते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए मूलभूत का मतलब होता है कि जिसे तोड़ा ना जा सके। क्या कहना चाहते भाई, तोड़ा ना जा सके। तो अगर तोड़ नहीं पाएंगे वही मूलभूत कण है, यानी उससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। जैसे कोशिका है, जैसे आपकी मूलभूत राशियां हैं, उसी तरीके से आपका मूलभूत कण है। और मूलभूत कण में आपको बता दें कि भैया आपका न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं है, प्रोटॉन बिल्कुल, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को हम तोड़ सकते हैं। अब पूछो किसमें, तो आपको बता देते हैं क्वार्क में। किसमें तोड़ सकते हैं इसको हम, क्वार्क में तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसमें तोड़ सकते हैं भाई हम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्वार्क में। ये कौन सा शब्द है, क्वार्क, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से। क्वार्क मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, वास्तविकता में 6 प्रकार होते हैं, लेकिन आप 2 ही जानिए। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क जो बनता है +2/3e से, और जो डाउन क्वार्क बनता है -1/3e से बनता है। ठीक, तो इस तरीके से कि हम प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जबकि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं। इस वजह से
मुख्यतः यानी एथेंटिक भाषा में 100% राइट आंसर क्या होगा कि मूलभूत कण क्या है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम इसीलिए हम बता रहे थे कि मूलभूत कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब धनावेश और ऋणावेश आया कि हमने परिभाषा में आपको पहले ही दिखा दिया था कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण आवेश उत्पन्न होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण, या फिर कह सकते हैं विद्युत आवेश वह गुण है जिसके कारण वैद्युत चुंबकीय बल का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है या आरोपित किया जाता है। ठीक, अब देखिए वैद्युत आवेश में केवल परिभाषा में आपने एक वर्ड ध्यान दिया होगा, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण। वहां प्रोटॉन का हमने बोला, पता है क्या है? काहे से किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बीच न्यूक्लियर फोर्स लगता है और न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़कर अलग नहीं कर सकते। इस वजह से प्रोटॉन को निकाला नहीं जा सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो इनके कंपेयर में बहुत वीक है। जब बहुत वीक है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करा सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ही क्या उत्पन्न होता है भाई, आवेश। इसी के आधार पर आवेश को दो भागों में बांटा जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपको बताते हैं कि किसी भी उदासीन कण में या किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में अगर उसकी मूल अवस्था है, कौन सी अवस्था भाई, मूल अवस्था में, परमाणु की मूल अवस्था में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ही क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु क्या होता है, धनावेश, ऋणावेश, उदासीन या कोई नहीं, तो आप क्या बताएंगे? परमाणु हमेशा उदासीन होता है। पूछो काहे से? परमाणु में जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, न्यूट्रॉन, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम कम करें, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कम। चले देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, माइनस। यानी एक इलेक्ट्रॉन, यानी जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था ये क्या हो गया, हट गया। यानी बाह्यतम कोश में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन हमने अपनी इच्छा से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें, केवल और केवल 2। अब ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 2। प्रोटॉन कितने हैं भाई, 3। और आपको ये बात पता है कि प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब ध्यान से देखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं इस पर 2 माइनस, और यहाँ कितना है भाई, 3 प्लस। प्रोटॉन का मतलब प्लस। अब बताओ माइनस और प्लस में ज्यादा कौन है, प्लस ज्यादा है कि नहीं, कौन ज्यादा है, प्लस। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि 3 में से 2 क्या, तो बचा कितना, 1 प्लस। क्या बचा, 1 प्लस। यानी यहाँ से ये देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश। कौन सा आवेश? और सबसे बड़ी बात कि जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना ही प्लस बढ़ेगा, उतना ही क्या होगा, प्लस बढ़ेगा। जैसे देखिए, जैसे आप लोग ये जानते होंगे कि ये सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11, सोडियम परमाणु क्रमांक 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2, 8 और 1 होगा। क्या होगा, 2, 8, 1। लेकिन हम करें क्या, हम यहाँ पर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम दान कर दें। क्या कर दें, दान कर दें। और किस लिए दान करते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए। क्या पूरा करने के लिए भाई, अष्टक। तो भाई जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो यहाँ से सोडियम देखिए कितना हो जाएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन हटा तो 1 प्लस, क्या है, 1 प्लस। अब सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन हटा तो कितना बचा, 2 और 8 बचा। कितना बचा, अब ध्यान देखो, 2 और 8 10, लेकिन 2 8 10 11। देखो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितना था, 10। तो आपको इन सबसे बस एक चीज आपको याद रखना है कि भैया इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, क्या होने पर, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। इसी का उल्टा अब क्या करें हम, देखो यहाँ हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ इसमें जबरदस्ती 1 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करा देते। क्या करा देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ क्या करा रहे हैं, प्रविष्ट करा रहे हैं। और जब 1 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराएंगे, आप तो ध्यान से सुनिएगा,
देखिए यहाँ कितना प्रोटॉन है भाई, 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या में हमसे न्यूट्रॉन की संख्या से मतलब नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन हमने एंटर कराया तो भैया देखिए आंतरिक कोश में 2 थे तो 2 भर दो, एक और एक, देखो एक पहले से था तो एक भर दो, एक हमने इसको बाहर से दिया, एक जब बाहर से दिया तो कितना हो गया भैया इस पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कोश में। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया 4 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हो गए 3 प्रोटॉन, कितने हो गए 3। अब इन दोनों के बीच का अंतर, प्रोटॉन कैसा होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है नेगेटिव। जब दोनों के बीच का अंतर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाता है कि नहीं। अब कितना 4 में से 3 गए तो बता कितना 1, और कौन जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब 1 माइनस, कितना माइनस 1 माइनस। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो कौन सा आवेश, ऋण आवेश, कौन सा आवेश, ऋण आवेश। और जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतने ही ऋण आवेश बनेंगे, ठीक याद रहेगा ना। यानी अगर हम इसकी परिभाषा बताना चाहें आपको तो हम क्या बता सकते हैं, आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर, क्या होने पर भाई, अधिकता होने पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ठीक। तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर कौन सा आवेश धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर कौन सा आवेश ऋणावेश। बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में प्रश्न आया था ऑब्जेक्टिव कि किसी पदार्थ पर धनावेश है उसमें है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन की कमी, तीसरा ऑप्शन था अपरिवर्तित है, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो अगर धनावेश पूछा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और अगर ऋणावेश पूछता तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आप बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहें तो ऋणावेश है तो ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी वृद्धि, और धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी कमी, ठीक। तो भाई आप इतना ध्यान रखिए कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, कितने प्रकार का 2 प्रकार का। और कितने प्रकार का भैया, 2, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर ऋणावेश, ठीक याद रहेगा ना आपको। और हमने इसको आपको प्रूफ करके दिखाया कि कैसे पॉजिटिव होता है कैसे नेगेटिव होता है। अब सुनिए इसको थोड़ा और डिटेल में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेते हुए देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। हम मानते हैं कि ये परमाणु 1 है, ये परमाणु 2 है, ये परमाणु 3 है। अगर हम इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2 और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m3। ऐसी बात सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपसे कोई कहते बताओ इन सब में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा, तब आप सोचेंगे यार ये क्या है नई चीज। हम क्या पूछ रहे हैं, इन सब में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा। आप सोचिए देखिए कि इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, कितना होता है आप सभी को पता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अच्छा बताओ, जैसे आपके पास भाई कोई 20 रुपए दे दे आपको, 20 रुपए आप घर से लेके वापस मांग गया, 20 रुपए हैं, आप आइए आपके भैया आपको 4 रुपए और दे दें, बताओ आपकी थैली गरु होगी कि हल्की। गरु मतलब ज्यादा, गरु मतलब कहते नहीं भाई गांव की भाषा में भैया थैली गंभीर है, गंभीर है मतलब गरु है, भारी है। तो भैया आपके पास 20 रुपए थे, आपको 4 रुपए आपके भैया दे रहे हैं, 24 रुपए में आपकी थैली क्या होगी, जेब क्या होगी, भारी होगी, क्या होगी भारी हो गई। अब तो कुछ दूर हो गए हो तो एक बेवड़ा मित्र मिल गया, कहते लो भैया कुछ 10-20 दो, कुछ खावा पिए जाए, खावा ना जाए पहले पिया जरूर जाए। अब वो 10 रुपए निकाल के दे दिया हुआ। अब जब आपने 24 रुपए से 10 रुपए निकाला, कितना बचा आपके पास, 14 बचा। तब बताओ आपकी जेब क्या हुई, हल्की की भारी, हल्की हुई कि नहीं, क्या हुई जेब हल्की हुई। वही चीज यहाँ बताइए होगा। देखो इसके पास नॉर्मल कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था, कितने इलेक्ट्रॉन था यहाँ इलेक्ट्रॉन सीट देखो क्या, देखो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन था 3। यहाँ एक बढ़ा, यहाँ क्या किया, एक बढ़ाया हमने, यहाँ क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ाया, तो 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 4। यहाँ हमने एक कम किया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 2, कितना हो गया भाई यहाँ पर कहाँ लिख दें, चलो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 2। अब आप बताइए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वाले का होगा कि नहीं। यानी यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है कि जिस पर ऋणावेश होगा
उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा। दूसरे पर किसका होगा? मूल अवस्था का, यानी जिस पर कोई आवेश नहीं, ना धनावेश ना ऋणावेश, यानी दूसरे पर द्रव्यमान किसका होगा? मूल अवस्था का। और तीसरे पर सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, यानी इसको क्या माने थे? M3 माने। इसका क्या हो जाएगा? M3। तो ये होगा इनका द्रव्यमान का कंपटीशन में से पूछा जाता है। आप इनका ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी ये पूछे कि किसी पदार्थ पर ऋणावेश है, किसी पदार्थ पर धनावेश, इन दोनों में किसका द्रव्यमान ज्यादा, तो ऋणावेश वाले का द्रव्यमान ज्यादा, धनावेश वाले का द्रव्यमान कम, बस ये बताने का मतलब था। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब आगे हम बताते हैं। ठीक, तो आपने यहाँ जाना कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2। इसके आगे हम आवेश के कुछ गुण पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा। देखो भैया, तो बात कर रहे थे किसकी? आवेश का प्रकार हो गया। आवेश जान लिया हमने, आवेश का प्रकार एक बार रिवाइज करते हैं। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान का उत्पन्न आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। किससे लिखते हैं? इस मान से। कैसी राशि? अदिश राशि। ऐसा मात्रक क्या है? कूलम। सबसे छोटा मात्रक फ्रेंगली, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। फैराडे बराबर 96,500। सीजीएस पद्धति मात्रक टीएसयू इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। थोड़ा तेज रिवाइज करिए, तेज, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही याद होगा। ठीक, आवेश कितने प्रकार का होता है? 2, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब? इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर ऋणावेश। जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो ऋणावेश, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। जिस पर धनावेश है उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, यानी उसका द्रव्यमान कम होगा। बस इतना अभी तक हमने पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे आवेश के कुछ गुण हैं। क्या भाई? आवेश के बहुत सारे गुण हैं, आप ध्यान सुनिएगा। आवेश के गुण में हम आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं। पहले, आवेश अदिश है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। जब राशि अदिश है, जब राशि अदिश है तो यह अदिश नियम के योग का, यानी अदिश योग के नियम का पालन करता है। अदिश योग के नियम का पालन करता है। कहने का मतलब क्या? जैसे आपके सामने कभी कोई कह दे भैया 4Q, चलो इसे 4Q कह लीजिए, किसी पर 4 कूलम है और 2 कूलम, आपसे कहते हैं इन दोनों को जोड़िए, तब ये नहीं सोचते जैसे वेक्टर में जोड़ते भैया 4 2 6, यानी 0 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा। 4 2 को आप जैसे जोड़ते हैं ना, कूलम उलम तो कुछ समझ में ना करो, 4 और 2 कितना, 6 लगाएंगे कूलम, बस खत्म। समझे कि नहीं? ये होता है अदिश। ये क्या होता है भाई? अदिश। लेकिन सदिश का योग अलग है। इसको कक्षा 11 में मतलब बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है ना? पता है नहीं पढ़ेगा दिखा जाता अच्छे से पढ़े हुई हो, ठीक है ना? देखिए दूसरा हम बात कर रहे थे किस, दूसरे हम आपको गुण बताते हैं कि अगर आवेश समान है, ध्यान सुनना, आवेश अगर प्रकृति में, किसमें भैया? प्रकृति में समान होंगे या फिर प्रकृति में क्या होंगे? भिन्न होंगे। प्रकृति में भिन्न होंगे या प्रकृति में समान। प्रकृति में समान का मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो और या तो क्या हो? नेगेटिव नेगेटिव हो। ठीक, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा या इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो हमेशा होगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। अब भाई आप लोग जानते हैं कि जो एक जैसा होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, अपवाद है कुछ। जैसे शादी कैसे करी हो? लड़का है तो लड़का से करी हो, पगला न होगा, कैसे कर जे? लड़की से शादी, विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है व्यक्ति। उसी तरीके से कि अगर यहाँ समान है, परिमाण नहीं चिन्ह समान है। क्या समान है भाई? चिन्ह। तो इन दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और अगर इनकी प्रकृति क्या है? भिन्न है, यानी एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा का नेगेटिव हो जाए, या एक नेगेटिव हो जाए दूसरा का क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, तब जो इनके बीच बल लगेगा कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। ठीक है, याद रहेगा ना भाई? अगर विपरीत है तो क्या सा बल लगेगा? आकर्षण। और अगर समान है तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा भाई आप बताते हैं आवेश क्वांटमीकृत है। आवेश क्या है? क्वांटमीकृत
कृत है। जस्ट वेट, डरने का आवश्यकता नहीं, क्वांटम इफेक्ट क्या है, इस पर आपको पीएचडी करा देंगे भी, थोड़ा रुके रहिए बस। चौथा क्या है, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है। ठीक, और अगर कोई गुण की बात करें तो आवेश संरक्षित इतना बहुत है। ठीक, यही मेन 4 गुण है आवेश के बारे में। देखिए ये 2 गुण तो यही हमने बता दिए, इन्हीं 2 गुणों के बारे में थोड़ा हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक, कि आवेश का क्वांटमीकरण किसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आवेश की राशि अदिश राशि जो अदिश योग के नियम का पालन करती है। 4 क्रम जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, 8। 4 2 जोड़ेंगे तो 6, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4। ठीक, दूसरी बात, अगर आवेश की प्रकृति समान है, चिन्ह समान है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। और अगर चिन्ह विपरीत है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बल कौन सा लगेगा, आकर्षण। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। ठीक, तीसरी बात हमने क्या है ना, आवेश क्वांटमीकृत है। चौथा हमने क्या है ना, आवेश संरक्षित होता है। ठीक, तो इसको नोट करिए। तो हम गुणों के बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखिए आवेश गुण में सबसे पहली चीज आपको बताते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है। क्वांटमीकरण से पहले आप थोड़ा मूल आवेश के बारे में जानिएगा। किसके बारे में भैया, मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, मूल कण ही मूल आवेश है। क्या भैया, मूल कण ही क्या है, मूल आवेश। तो मूल कण करना या तो बेकार है, पढ़ाई बात आगे जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मूल कण ही क्या होता है, मूल आवेश होता है। मूल आवेश हमेशा ई होता है। क्या होता है, ई होता है। ठीक, ई से छोटा कौन आवेश नहीं होता है भाइयों, ई से छोटा कौन आवेश नहीं होता है। इसलिए अगर कोई मूल आवेश पूछे तो आप बता सकते हैं प्रकृति में जो मूल आवेश है वो ई है। और ई का मान आप सभी लोग रटे रहिए, याद होना चाहिए। ई बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक बात और, यहाँ माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये माइनस में है, यह केवल इसके केवल चिन्ह को दिखा रहा है, परिमाण को नहीं। किसको दिखा रहा है, केवल चिन्ह दिखा रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। परिमाण की व्याख्या नहीं करता है माइनस और प्लस। अभी जब आप सवाल लगाएंगे ना, किसी पर -4 कूलम आवेश होगा, किसी पर +8 होगा, लेकिन वहां चिन्ह सहित नहीं रखा जाता है। चिन्ह सहित सवाल में नहीं रखें। पूछो काहे से कि यह केवल चिन्ह दिखाता है, परिमाण को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए आप नॉर्मली आप याद क्या रहता है आपको, ई का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलम। आप माइनस नहीं बताते हैं अधिकतर, 90% केस में आप माइनस नहीं बोलते हैं। अगर कोई पूछता भैया ई का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलम, किताब में अभी ज्यादातर यही लिखा होगा, कहीं कहीं जहाँ पूछे वहाँ माइनस लिखा रहता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मूल आवेश क्या होता है, ई होता है। तो वैद्युत आवेश का यानी आवेश का जो क्वांटमीकरण है, इसको हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि समस्त आवेश मूल आवेश यानी ई के गुणज में विद्यमान होते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश ±NE क्यू बराबर लिख दो, क्यू बराबर आवेश क्यू बराबर ±NE के रूप में होता है। ठीक,
तो आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है, समस्त आवेश मूल आवेश E के गुणज में विद्यमान होते हैं, अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश होता है Q वो प्लस माइनस Ne के रूप में होता है। N का मतलब क्या होता है, जहां N क्या है आपको जानना चाहिए कि जहां N क्या है, पूर्णांक है। N क्या है, पूर्णांक। और आप पूर्णांक पढ़े होंगे, क्या होता है पूर्णांक, N बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। यानी n का मान आप ये नहीं लिखेंगे 1/2 3/4 है ना, 4/6, ये नहीं होगा, ये पूर्णांक। अगर आप मैथ नहीं पढ़े हैं तो समय है, जाइए कुछ दिन पहले का पढ़ के आइए, मैथ पढ़ के आइए, तब यहाँ पर आइएगा पूर्णांक के रूप में जानना, यानी क्वांटमीकरण। नहीं तो आपके बस का नहीं, ठीक। नहीं जानते हैं तो रट्टा मत, क्या मारो भैया, रट्टा मारो कि n का मान हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। कैसा होगा, नंबर होगा भाई, होल नंबर यानी 1 2 3 4 इनफिनिट, बीच का नहीं होगा कोई, बीच का मतलब 1.2 नहीं होगा, 1.3 नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है कि संसार में जितने भी आवेश विद्यमान हैं वो सभी E के फॉर्म में होते हैं, यानी E के गुणज में होते हैं, E के मल्टीपल में होते हैं, अर्थात Q का जो मान होगा वो प्लस माइनस Ne के रूप में होता है। इसके अलावा और कोई आवेश नहीं हो सकता है, यानी Q बराबर 1/2E नहीं होगा, Q बराबर 0.2E नहीं होगा, समझे कि नहीं, याद रखिएगा। अब सुनिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत खराब होगी तो आ सकता है। देखिए कैसा क्वेश्चन आता है आपको बता दें, जैसे आपके सामने कोई ऐसी एग्जाम्पल लिखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आवेश विद्यमान है कि नहीं। अब सुनिए, यहाँ से मैं एक बात आपको बता रहे हैं, आवेश के क्वांटमीकरण का यूज कहाँ करेंगे, यूज करेंगे आवेश के होने की पहचान करने में, आवेश के होने की पहचान करने में, आवेश के होने की पहचान करने में, यानी कहने का मतलब कि आवेश है या नहीं। ध्यान से सुनिए, जैसे अगर आपको कोई ऐसे बोल दे कि 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻20, ठीक, क्या यह आवेश संभव है या नहीं। दूसरा आपके सामने लिखते जैसे 1.6 10⁻⁻14 कूलम, क्या लिखा है, कूलम, क्यू बराबर है, क्या बराबर भैया, क्यू बराबर, ठीक। तीसरा आपको ऐसे कोई लिख दे क्यू बराबर 0.1 E, ठीक। चौथा आपको कोई ऐसे लिख के दे दे क्यू बराबर 0.1 C, ठीक। और आपसे पूछे ये चारों आवेश संभव है या नहीं, आप ये बताइए। यानी हम संभव और असंभव पहचानने के लिए इसको यूज करते हैं। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब आगे हम बता देंगे, ठीक। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आपने Q बराबर क्या देखा, Ne, प्लस माइनस को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग कक्षा 10 में यानी पिछली कक्षा में, आप छोटी कक्षा में आप फार्मूला पढ़े थे, Q बराबर क्या पढ़े थे, Ne, वो कोई सूत्र नहीं था मित्रों, वो कोई सूत्र नहीं था, वो क्या था, आवेश का क्वांटमीकरण, यानी जो आवेश है वो E के n फॉर्म में होता है, और जहाँ n क्या है, होल नंबर, क्या है, n होल नंबर। तो यहाँ से आप ध्यान रखें Q बराबर क्या मिलेगा, Ne। अब सुनिएगा, हम आवेश है या नहीं पहचानने के लिए आपको बताते हैं, याद रखिएगा करना क्या है, ध्यान सुनिए। देखिए हम n को निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी फार्मूले से देखिए, यानी Q बराबर Ne से हम क्या निकाल सकते हैं, n का मान, n बराबर क्या जाएगा, गुणा में इधर जी का हो जाएगा भाग Q/E। अगर ये फार्मूला लगाने पर अगर n का मान पूर्णांक में आता है, कैसे में आता है, पूर्णांक आता है, तब वह आवेश क्या होगा, संभव होगा, तब आवेश क्या है, संभव है। अगर n का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तब कहेंगे वह आवेश क्या है, असंभव है, यानी वह आवेश एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस संसार में। जैसे बहुत सी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसमें सबसे पहले क्या होता है, सच्चा प्यार। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, हम इसको चेक करते हैं कि यार ये वाला संभव है या नहीं। तो चलिए देखिए, हम को कैलकुलेट करेंगे, बाकी कैलकुलेट करेंगे, वैसे लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग के साथ में, ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए Q बराबर कितना दिया, ध्यान देखिएगा, Q बराबर दिया है 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम।
आप सभी को ई का मान अभी इससे पहले बताए थे, कमेंट करिएगा सभी लोग जहां बैठे वहीं से बोलिए मन ही मन में। ई बराबर 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। निकालना का है भाई एन, क्या निकालना है एन। फिजिक्स के सवाल लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जो जो मान आपको पता है लिख लीजिए, जो नहीं पता उसको भी लिख लीजिए और फिर उसी को निकालना है, उसी का करना है निकालना है। अब फार्मूला भी आपको बताए थे एन बराबर क्यू अपॉन ई। एन बराबर क्या बताए थे, क्यू अपॉन ई। क्यू का मान देखो ये है 1.6 10 की घात माइनस 19 बटे ई का मान कितना है 1.6 10 की घात माइनस 19 है, बड़ा बड़ा है माइनस 20 है, इतना है माइनस 20। देखो 1.6 से 1.6 कैंसिल, ये माइनस 19 कहाँ हुआ ऊपर, और जब माइनस 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 19। आपको पता है कि अगर आधार बराबर तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। n बराबर कितना 20 माइनस 19 को 10 की घात माइनस 1, और 10 की घात माइनस 1 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 0.1। अब बताओ भाई 0 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है कि नहीं, बोलो नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक अभी बताए थे 1 2 3 4 5 6, तो जब n पूर्णांक नहीं है तो यह आवेश एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, यानी यह आवेश संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं है। ये वाला आप लोग चेक करके कमेंट करिएगा, ठीक। ये दोनों हम बताते हैं, जैसे ही है वैसे ही होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको, देखिए यहाँ क्या दिया है, ये दूसरा वाला देखते हैं इधर, है ना। देखिए जो दूसरा दिया है वो कितना दिया है, क्यू बराबर, ध्यान से सुनिएगा 0.1 ई। ये देख के कंफ्यूज या तो नहीं रहेंगे यार, गलत लिख दिए हैं गुरुजी, सी लिखना चाहिए था, ई लिख दिए, गलत नहीं हो, जान के लिखा गया है। ई का अपना मान होता है, आपको याद है 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। यानी अगर इसको हम हल करना चाहें तो यहाँ से क्यू का मान हमारा क्या निकलेगा 0.1, और ई का मान रखो 1.6 10 की घात माइनस 19, समझे कि नहीं। अब देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा 10, 10 का मतलब 10 की घात 1 है, 1 है तो ऊपर जाएगा -1, और 19 और कितना हो जाएगा 20, यानी क्यू कितना आ गया 1.6 10 की घात माइनस 20। अरे एक का गुणा करा कोनो मतलब नहीं। अब देखो क्यू का मान इतना आया कि नहीं, पहला ही सवाल बन गया कि नहीं, देखो बना कि नहीं बना ना, तो संभव है नहीं, संभव है, समझे। यानी 0.1 ई लिखा है तो संभव नहीं है। अब कुछ जने एक ना सोचियो कि यार जैसे ई रहा वैसे चौथा भी हो जाएगा, तो या चौथा गलत हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, वहां ई लिखा है यहाँ पर लिखा है सी लिखा है, जब सी लिखा है तो यहाँ क्यू का मान है 0.1, ई का मान आपको पता है 0.6 10 की घात माइनस 19, एन बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ई, तो रख देंगे, चलो इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक। क्या आ रहा है एन बराबर, ध्यान सुनना, एन बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू का मान कितना है 0.1, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। देखो हम करते क्या है, इस दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देते हैं। ध्यान सुनना, क्या बचेगा 1/16, ई -19 को कहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाएंगे, जो ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा +19। अब आप देखो 16 से भैया एक को भाग देने में थोड़ा खलेगा, कर तो लेंगे लेकिन थोड़ा खलेगा, और भाई हम लोग हैं इंडिया के, तो इंडिया चलता है किस पर है, जुगाड़ पर, तो जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ में करना क्या है, इसके पास 19 10 की घात 19 का मतलब कई जीरो 19 समझ से गएगा, दूसरे यदि कोनो फर्क ना पड़े कुछ काहे एकरी वजह से फर्क ना पड़े, काहे से यही जीरो उठ के फिर से ही में जुड़ जाए। यानी अगर यही इसको हम 2 जीरो दे दें यानी 100 बना दें, और जब 2 घटा है तो यहाँ 10 की घात कितना हो जाएगा 17 और बटे 16। अब आराम से आप भाग दे सकते हैं, 16 पढ़ा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो शर्माओ भैया बैठ के कोने में 16 भाग दो, 16 छके 96, बचे कितना 4, लगा दिए दशमलव हो गया 40, 16 गुना 32, 40 में से 32 गया बचा कितना 8, दशमलव लगा है 80 हो गया, 16 पंचे 80 और 10 की घात 17। अब बताओ एन ये पूर्णांक है कि नहीं, सोचो कुछ देर, एन पूर्णांक है कि नहीं। अरे भैया ये दशमलव है कि घबराए नहीं ना भैया, 17 जीरो है मालिक का जीरो 17, और 17 जीरो लगाए दियो, फिर 2 अंक के बाद दशमलव कर दो, पूर्णांक ना आए यार। देखो जैसे भाई हम इसको 17 नहीं, इसको हम 3 ही जीरो मान लेते हैं, कितना जीरो मान लेते हैं 3,
यानी n बराबर हमने क्या माना 6.25 गुणे 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या है 0,3। तो अगर 625 में गुणा कराएंगे 3 का 10⁻3 का 3 0 का 0,3 और कहीं के बाद 2 तो 1 1 2। देखो ये घटा कि नहीं, अरे यार ये पूर्णांक नहीं है 6250। जब 3 जीरो में साला पूर्णांक बन जा रहा है तो 17 जीरो है भैया, कई जीरो है 17। तो जाहिर सी बात है संभव है, यानी यह आवेश संभव है। हमने एक को छोड़ा है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, आवेश का क्वांटमीकरण बहुत अच्छे समझा। आवेश का क्वांटमीकरण है क्या, क्यों बताया गया, क्यों यूज किया गया, आप समझ चुके हैं, ठीक। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, आवेश का संरक्षण। क्या पढ़ना है, आवेश का संरक्षण। तो भैया देखिए आवेश का संरक्षण पढ़ने से पहले आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोग खुद ही में गुनगुनाइए, तुमसे संरक्षण पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े भैया ना बताइए भैया थोड़े सा। आवेश का संरक्षण, आज एक बात सुन लीजिए, संरक्षण शब्द जिसके आगे लग जाए एक ही बात याद रखिएगा, ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता। तोड़ा मतलब नष्ट, तोड़ा मतलब नष्ट, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जा सकता है, वही है संरक्षण। जो आवेश लग गया तो आवेश के आगे तो आप कह सकते हैं आवेश को, किसको, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, किंतु इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब हम आवेश कभी उत्पन्न नहीं करेंगे किसी पर हमारी इच्छा हम धनावेश बना दें, किसी पर इच्छा ऋणावेश बना दें। आप निर्माता नहीं है, काम केवल भैया क्या प्रकृति ही कर सकती है, हम और आप, हमारे और आपके बस में नहीं। अब सुनिए, जैसे देखिए अभी हमने एक एग्जाम्पल लेता सोडियम गैस, कुछ देर पहले सोडियम 11, एक को ले लेते हैं क्लोरीन 17। देखो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, क्लोरीन का कितना 2 8 7। केमिस्ट्री एक ही चीज पर चलती है, अष्टक नियम पर, एक ही चीज के लिए मारा मारी है, अष्टक नियम के लिए। देखिए करते क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम से क्या बन गया Na+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो Na+। कितने इस पर बने 2 और 8, ठीक। अब सोचो वाली बात ये है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागी तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ एक इलेक्ट्रॉन भैया, वो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई ग्रहण करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं इस क्लोरीन के पास आया, किसके पास आया, क्लोरीन के पास, जब क्लोरीन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन बन जाएगा ऊपर इस क्लोराइड, क्या बन जाएगा क्लोराइड, यानी 1-। और जब एक ग्रहण कर रहा है तो 2 8 और 8 हो जाएगा, 2 8 8 कितना 8 तो 10 और 10 और 18 और था कितना 17। देखो इसने एक त्यागा तो इसने एक ग्रहण किया। इससे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो विद्युत आवेश को हमने उत्पन्न नहीं किया, उसको हमने सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकाला, किसके पास भेज दिया, क्लोरीन के पास। जब सोडियम से निकला तो सोडियम प्लस, तब क्लोरीन ने ग्रहण किया तो क्लोरीन माइनस। इसी तरीके से अगर किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में घर्षण कराया जाए तो होता क्या है, जैसे ये मार्कर है, अगर उसको अपने हेयर में क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं। अपने बचपन में क्या हुआ, छोटे छोटे कागज लेके चिपकाया होगा कि नहीं, तो करते क्या, घर्षण कर रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं तो बाल का इलेक्ट्रॉन निकाल के या तो मार्कर में आ रहा है, या तो मार्कर का इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ जाएगा, बाल में आएगा। इसी तरीके से यहाँ से निकला तो इस पर आवेश, इससे निकला तो इस पर आवेश, दोनों पर विपरीत आवेश और बराबर आवेश उत्पन्न होता है, ठीक। ये बात याद रखिएगा। हाँ, आवेश के संरक्षण से आपको एक बात और बताना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा कि जैसे कोई दो वस्तु है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये, एक पिंड ए ये, एक पिंड बी ये, इस पर मान लो 4 कूलम आवेश, इस पर मान लो 2 कूलम आवेश है। अगर इन दोनों को हम टच करा दें, क्या करा दें,
यानी एक लाइन से छुआ ना, छुआ के हटा लिए, छुआ कर क्या कर लिए, हटा लिए, तब इस पर नया आवेश क्या होगा, है ना, इस पर नया आवेश क्या होगा, आफ्टर टच, आफ्टर टच, यानी टच करने के बाद आवेश क्या होगा, तो जो आवेश होगा हमेशा औसत होगा, क्या होगा आवेश, औसत आवेश होगा दोनों का, यानी कहने का मतलब आधा आधा हो जाए, क्या हो जाएगा, जैसे आपने कैलोरीमिति का सिद्धांत पढ़ा होगा कि कोई वस्तु 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कोई वस्तु 4 डिग्री सेल्सियस, अगर इनको संपर्क में रखेंगे दोनों में बराबर हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, आधा आधा, तो यानी अब आधा कैसे होगा, ये 4 2 को जोड़ो और 2 पिंड है तो 2 से क्या लगाओ भाग, 4 2 6 बटे 2 कितना हो, ये 3, यानी जब आफ्टर टच के बाद इस पर भी कितना आ जाएगा, 3 कूलम आवेश, इस पर भी कितना हो जाएगा, 3 कूलम आवेश। हमने ना तो इसमें कोई नया आवेश उत्पन्न किया और ना इसका आवेश नष्ट किया, हमने किया क्या, इसके कुछ आवेश को इसको दे दिया, यही है आवेश का संरक्षण, यही क्या है आवेश का संरक्षण। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, धन्यवाद।